सिंहासन चक्र पंचनाड़ी चक्र का वो चक्र है, ये सबसे ऊंचा स्थान दिखाता है जहां राजा बैठता है। सूर्य देखिए आपका राशि ग्रह है और शपथ ग्रहण की कुंडली में उच्च का होकर बैठना ये सरकार के लिए माना जाता है। तो जो लग्न लॉर्ड है, 10th लॉर्ड है, इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा है। मीन राशि में है तो ये थोड़ी सी यहाँ पर हो सकता है लग्न को ओनली नंबर मिले। सम्राट चौधरी की शपथ ग्रहण कुंडली क्या कहती है? क्या पूरा कर पाएंगे वो अपना कार्यकाल या आएगी उन्हें किसी प्रकार की कोई अड़चन? आखिर क्या समानता है लाल बहादुर शास्त्री की शपथ ग्रहण कुंडली और सम्राट चौधरी की शपथ ग्रहण कुंडली में? लाल बहादुर शास्त्री जी जो किसी गहरे षड्यंत्र के शिकार हुए और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, क्या सम्राट चौधरी भी किसी बड़े षड्यंत्र या विश्वासघात के शिकार होंगे? आइए इन सब चीजों को हम जानेंगे आज डिटेल्ड में इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो सम्राट चौधरी यानी इनकी हम शपथ ग्रहण कुंडली को एनालिसिस करते हैं। जिस दिन इन्होंने शपथ ग्रहण ली है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या दिखता है, और इसके लिए मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो टर्म यूज करते हैं वो कहते हैं पंच नाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र का इस्तेमाल करते हुए हमें यह देखना पड़ेगा कि ये सरकार की फाउंडेशन को कितना मजबूती के साथ दिखा रही है या रुकता हुआ दिखा रही है, या सम्राट चौधरी का ये जो ताज है वो कांटे भरा हो सकता है। टोटली एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट से हम इसको देखेंगे। तो देखिए हमने जो शपथ ग्रहण का समय लिया है ये है 10:45 HRS सुबह का, जब इन्होंने शपथ का जो प्रोसीजर है शुरू हो गया था पढ़ने का, और तारीख ली हमने 15 अप्रैल 2026 और शपथ ग्रहण हुआ है पटना बिहार में। तो नई सरकार का जो फाउंडेशन है वो हमें क्या दिखा रहा है, इसके लिए हमने पूरी एक तरीके से कुंडली आपके लिए तैयार की है। देखिए इस विधि में जिसको हम कहते हैं पंचनाड़ी चक्र या सिंहासन चक्र, टोटल हम 27 नक्षत्र यूज करने वाले हैं और 5 इकाइयां या 5 यूनिट होती है जिनको हम पंचनाड़ी चक्र में यूज करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि क्या स्थिति बन रही है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जो 5 नाड़ियां हैं ये सिंहासन, सिंह, पट्टा, आसन, आधार, ये 5 स्टेप हैं एक तरीके से। जैसे हम सिंहासन की अगर हम बात करें तो सिंहासन चक्र पंचनाड़ी चक्र का वो चक्र है, ये सबसे ऊंचा स्थान दिखाता है जहां राजा बैठता है। आजकल की डेट में अगर हम देखें तो सिंहासन यहां पर आप राष्ट्रपति या गवर्नर को ले सकते हैं। दूसरी जो सेकंड पोजीशन होती है वो होती है सिंह, यहां पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इन सबको आप ले सकते हैं। तीसरी पोजीशन जो आती है उसको हम कहते हैं पट्टा, जो थर्ड स्टेज है। यहां पर जो आपका मंत्री परिषद होता है, मंत्रिमंडल होता है, ये उस स्थिति को दिखाती है। फिर आता है नंबर 4 पर आसन। तो जितनी आपकी नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, या जितने भी आपके चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी जो सरकार को सलाह देने का काम करते हैं, वो आते हैं इस 4th कैटेगरी में पंचनाड़ी चक्र के, जो कि आसन है। सबसे 5वें नंबर पर आता है आधार, ये आम जनता को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम 5 जो है एक फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं पंचनाड़ी चक्र के अकॉर्डिंग। तो अब हम देखते हैं अगर इस चार्ट में कि पंचनाड़ी चक्र में हमें क्या दिखता है। तो अभी आपके साथ ये स्क्रीन पर शेयर भी हो जाएगा ये पूरा आपको पंचनाड़ी चक्र। तो जिस दिन उन्होंने शपथ ली है आपकी, कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में था, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसकी पोजीशनिंग यहां चार्ट में डिफाइन करते हैं। तो यहां पर सूर्य जिस दिन उन्होंने शपथ ली है अश्विनी नक्षत्र में थे, चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में थे, मंगल उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, बुध उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में थे, शुक्र भरणी नक्षत्र में थे, शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में थे, राहु शतभिषा और केतु पूर्वा फाल्गुनी। तो आपने एक चीज तो अभी देखी होगी, 3 प्लैनेट एक ही नक्षत्र में थे, उत्तरा भाद्रपद, यानी कौन कौन से 3 प्लैनेट थे, मंगल और बुध और शनि। और देखिए सूर्य जो सबसे सत्ता का अधिकार का जो कारक माना जाता है वो इस चार्ट में सबसे निचली नाड़ी में आया, जिसको हमने कहा था आधार। तो इनिशियल स्टेज पे सूर्य का निचली नाड़ी में आना या लास्ट नाड़ी में आना उतना फेवरेबल कंडीशन तो नहीं दिखती है, और सूर्य आपके सत्ता को, शासन को, अथॉरिटी को, इन सारी चीजों को दिखाता है।
सूर्य देखिए आपका राशि ग्रह है और शपथ ग्रहण की कुंडली में उच्च का होकर बैठना यह सरकार के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये तो हुई पंचनाड़ी चक्र की बात। और उसी समय अगर हम कोई चार्ट इनका बनाते हैं, जब ये शपथ ले रहे थे, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। इन सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि इनकी कुंडली लाल बहादुर शास्त्री की शपथ ग्रहण कुंडली से किस प्रकार मैच करती है। क्या जो लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ हुआ था, क्या इनके साथ भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा विश्वासघात इनके साथ भी हो सकता है? सारी चीजें इस वीडियो में है, आप जुड़े रहिए बस। तो अब हम बात करते हैं, जिस समय इन्होंने शपथ ली तो जो कुंडली थी मिथुन लग्न की थी, यानी 3 नंबर से शुरू थी। तो डेफिनेटली मुहूर्त का ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो शीर्षोदय राशि होती है उनमें आपका शपथ लेना या शुभ कार्यों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो शीर्षोदय लग्न का यहां पर चयन किया गया है, ये ठीक है। अगला यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी थी। अगर आप देखें तो 14 अप्रैल के बाद जो उन्होंने डिफाइन किया शपथ लेना, वो इसी वजह से कि सूर्य अपनी उच्च राशि में आए, यानी कि मेष राशि में आए। सूर्य आपका एक राशि ग्रह है और शपथ ग्रहण की कुंडली में यहां पर ये उच्च का होकर बैठा है। ये सरकार के लिए कम से कम थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और सम्राट चौधरी के लिए भी ये शुभ है। दूसरा, सूर्य की पोजीशनिंग अगर हम देखें तो सूर्य उपचय भाव 3, 6, 10, 11 या 3, 6, 11, ये इन भावों में मेलेफिक प्लैनेट अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो सूर्य की जो स्थिति है यहां पर शुभ है, अच्छी है। तो जो पहली टेस्टिंग है सूर्य की लेके यहां पर कम से कम चार्ट में ठीक है, लेकिन नाड़ी चक्र में पीड़ित है, तो उसका भी हम प्रभाव कहेंगे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो राज्य अभिषेक का मतलब आप शपथ ग्रहण के उससे लगा सकते हैं कि उस समय सूर्य उत्तरायण में हो, यानी मकर, कुंभ, मीन, आपके मेष, वृषभ और मिथुन राशियों के अगर सूर्य हो या उत्तरायण हो तो बहुत अच्छी स्थिति होती है। तो यहां पर उत्तरायण का ध्यान रखा गया है और शीर्षोदय लग्न का भी ध्यान रखा गया है। अब हम देखते हैं शपथ ग्रहण कुंडली में लग्न पर शुभ ग्रह का प्रभाव बहुत आवश्यक बताया गया। यहां पर लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड, मिथुन लग्न की कुंडली है, तो जो लग्न लॉर्ड है 10th लॉर्ड है, इनका आपस में एक्सचेंज हो रहा है, जो कि शुभ है। और यहां पर ये एक प्लस पॉइंट है इस सरकार के लिए। अगली जो हमने पोजीशन आपको बताई थी कि जो लग्न है वो शीर्षोदय राशि का है, बहुत बढ़िया कंडीशन है। चंद्रमा की पोजीशन अगर हम देखें इंडिविजुअल, तो वो जल तत्व राशि में है, 4, 8, 12, ये जो राशियां होती हैं जल तत्व राशि होती है और चंद्रमा यहां पर कंफर्टेबल होता है। दिक्कत बस ये हुई कि यहां पर ये शनि के साथ पीड़ित हुआ है, मीन राशि में है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाला इशू यहां पर हो सकता है। अच्छा, जिस दिन इन्होंने शपथ ली है, अगर हम हिंदू तिथि के हिसाब से जाएं तो उस दिन त्रयोदशी थी, जो कि जया तिथि आपकी काउंट होती है। अगर हम अपनी हिंदू तिथियों को अलग अलग ग्रुपों में डिवाइड करें तो जया तिथि को शुभ माना गया है। 5 कैटेगरी है तिथियों की, नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा। अब क्या है कि आपको शुभ कार्यों के लिए जया ठीक है, नंदा ठीक है। आप लोग भी अपने जीवन में अगर कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं तो जो रिक्ता तिथियां होती हैं इनको छोड़ देना चाहिए। रिक्ता तिथि के समय कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। रिक्ता तिथि होती है आप लोगों के लिए भी काम आएगा। ये आपकी जो चतुर्थी होती है, ये जो नवमी होती है और ये जो चतुर्दशी होती है, ये जो तिथियां हैं ये रिक्ता तिथियां, इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। अब हम चलते हैं इस कुंडली को, ये अब हम ऊपर अगर देखें तो चार्ट तो मजबूत दिख रहा है और इनको अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। देखिए, लेकिन कुंडली या कोई भी एनालिसिस ये एक चार्ट के बेस पे नहीं होता। इसके लिए जैसे हमें पंचनाड़ी को भी कंसीडर करना पड़ेगा, अष्टक वर्ग सिद्धांत को भी हमें यहां पर लगाना पड़ेगा। अगर हम यहां पर इसको स्किप कर देंगे तो मुझे लगता है कि फिर दिक्कत है, और उसको मैं यहां पर आपको डिटेल में समझाता हूं। अष्टक वर्ग सिद्धांत पर अगर हम जा रहे हैं तो एक दिक्कत यहां पर हमें दिखी है, और ये हमने प्रैक्टिकली कई बार देखी है कि कुंडली का जो लग्न चार्ट है इनिशियली तो ठीक दिखता है, लेकिन अष्टक वर्ग में, यानी जो कुंडली का डिजिटल प्रिंट होता है आपकी कुंडली का अष्टक वर्ग, जो आपको एक डिजिटली तरीके से कुंडली की स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों दिखाता है, वो है अष्टक वर्ग। वहां की वीकनेस प्रैक्टिकली और थ्योरिकली क्लासिकली भी अगर वीक है तो उसके इंपैक्ट आएंगे। अगर किसी भाव में 28 से कम नंबर है
तो वो इम्पैक्टफुल नहीं है, और जिसने वहां पर अब सबसे कम नंबर दिए होंगे उस कारकत्व को लेके उस हाउस में दिक्कत आएगी। तो अष्टकवर्ग सिद्धांत के अनुसार इस कुंडली में हमें परेशानी दिखती है। लग्न को ओनली 26 नंबर मिले, जो कि शुभ नहीं है। लग्न जितना बली होगा वो फाउंडेशन को दिखाता है कि व्यक्ति उतनी स्ट्रांग तरीके से अपने कार्यकाल को या बाकी चीजों को पूरा कर पाएगा। अब जैसे भारत की कुंडली में लग्न में अष्टक वर्ग में बहुत अच्छे नंबर, आई थिंक 46 47 है, जो अगर 28 से कंपेयर करें जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है उससे बहुत ज्यादा है। तो भारत देखिए आज भी अखंड है, अटूट है और पूरी तरीके से चल रहा है। ये स्ट्रेंथ को तो दिखाता है। अब लग्न में 26 नंबर होना ये नेगेटिव, 10th हाउस में 27 नंबर होना ये नेगेटिव, यानी कि लग्न और दशम तो दोनों पीड़ित हो गए यहां पर। और इनिशियली अगर हम देख रहे थे तो लग्न और 10th लॉर्ड का एक्सचेंज जो कि पराशरी के हिसाब से बहुत मजबूत होना चाहिए, बट ये यहां पर इसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो ये जो स्थिति है सरकार और सम्राट चौधरी दोनों के लिए एक असुरक्षित स्थिति को दिखा रहा है। सबसे ज्यादा इसमें जो नेगेटिव हुआ है हम इसको फिर भी ओवरलुक कर देते, लेकिन जो सबसे ज्यादा आपका जो नेगेटिव हुआ है वो हुआ 8th भाव का बली होना। किसी के भी चार्ट्स में अगर 8th भाव बली है कंपेयर देन टू लग्न, तो फिर वो अपने लाइफ में या उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट या घटनाक्रम जरूर होते हैं जो उसकी लॉन्जिविटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। और षड्यंत्र, विश्वासघात, छिपे हुए शत्रु, जीवन में अचानक ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव होना, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। तो 8th हाउस में कितने नंबर है? 41 बिंदु हैं, और जुपिटर के अपने भिन्नाष्टक वर्ग में केवल 4 बिंदु हैं। इस कारण सरकार की अवधि तो मुझे अब पूर्ण होते हुए नहीं दिखती है। और भी यहां पर बहुत सारे फैक्टर हैं, अलग अलग प्लैनेट के भिन्नाष्टक वर्ग, और 10th और 1st में जिन प्लैनेट्स ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं, मैक्सिमम 8 और 0 से 8 के बीच में देते हैं नंबर, उसी के अकॉर्डिंग आपके 28 बनते हैं। और 41 जहां पर नंबर इंट्रोड्यूस है वहां पर किन प्लैनेट ने सबसे ज्यादा नंबर दिए हैं अपने भिन्नाष्टक वर्ग के थ्रू, तो वो ये जो तुलना है ये अच्छी नहीं है। अब हम देखिए, मैं रिसर्च की कुंडलियां, मैं ये जो शपथ ग्रहण की कुंडलियां होती हैं इन पर काम करता रहता हूं, रिसर्च करते रहते हैं, और यही शायद राव सर की भी तकनीक है कि एस्ट्रोलॉजी में लगातार रिसर्च होनी चाहिए, और जहां पर जो चीज कहीं से लिंक हो रही हो, सेम पैटर्न को रिपीट हो रही हो, उसको नोट डाउन करके रखना चाहिए। अब हम देखते हैं कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी की शपथ ग्रहण कुंडली, ध्यान दीजिएगा कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं हम, शपथ ग्रहण की कुंडली, जब व्यक्ति पद लेता है उसके लिए जब शपथ ले रहा होता है, तो यहां भी सम्राट चौधरी की शपथ ग्रहण कुंडली है, लाल बहादुर शास्त्री जी की शपथ ग्रहण कुंडली है। केवल इनका एक दिखाया गया है कि उस टाइम जब ये कंडीशन रही तो क्या पैटर्न हुआ, इस टाइम जब ये कंडीशन आएंगी तो क्या पैटर्न रहेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की जो कुंडली शपथ ग्रहण कुंडली है वो है 9 जून 1964 को 11:20 पर दिल्ली में, जब उन्होंने ऐसे प्रधानमंत्री शपथ ली थी। सम्राट चौधरी की तरह उस दिन उनकी कुंडली में भी जो 4 ग्रह हैं वो 10th हाउस में थे। पहली चीज, दशम भाव क्रियामान कर्मों का भाव, प्रशासन का भाव, सत्ता का भाव थोड़ा सा पीड़ित अवस्था में था। उनकी कुंडली में 26 नंबर थे आपके लग्न में, और आपके दशम में थे 27 नंबर, लगभग सेम कॉम्बिनेशन हमें दिख रहा था। 8th हाउस में जब वो शपथ ले रहे थे तो उनकी कुंडली में भी 38 बिंदु आ गए थे। यहां पर सम्राट चौधरी की हम बात कर रहे हैं तो 41 बिंदु हैं, और हम लाल बहादुर शास्त्री जी की शपथ ग्रहण की बात कर रहे हैं तो 38, यानी उससे ज्यादा हमें कुछ नेगेटिव हो सकता है। और हुआ क्या था कि बीच कार्यकाल में ही उनकी डेथ हो गई थी और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। देखिए, अष्टम भाव का बली होना, विश्वासघात, षड्यंत्र, इसके अलावा जितनी चीजें हैं इनको दिखाता जरूर है। लॉन्जिविटी, आयुष्य का भी भाव है, अगर वो लग्न से बली है तो कुछ ना कुछ व्यक्ति ऐसे काम जरूर करता है जो उसकी खुद की लाइफ के लिए हानिकारक हो, या शपथ ग्रहण में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस सरकार के जो कार्यकाल है उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। तो आप देखेंगे सूर्य जो कि सत्ता, शासन, अधिकार का कारक है, सिंहासन चक्र में सबसे निचली नाड़ी आधार में है। सारे प्लैनेट जो हैं इनके सम्राट चौधरी के ऑलमोस्ट राहु केतु एक्सिस में आए हैं। अगला, जिस नक्षत्र में इन्होंने शपथ ली है वो है पूर्वा भाद्रपद जी, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, जिसे उग्र या क्रूर नक्षत्र कहते हैं।
हत्या, विश्वासघात, अग्नि से संबंधित अशुभ काम, ये सारे इस नक्षत्र को इंडिकेट करते हैं। 10th हाउस में बैठे 3 ग्रह मंगल, बुध, शनि का आसन नाड़ी में होना, आसन नाड़ी मैंने आपको बताई ब्यूरोक्रेसी का इंटरफेयर होना या उनके हाथों उलझ जाना, तो वहां से भी कोई ना कोई षड्यंत्र कुठाराघात हो सकता है उनके ऊपर। 3 प्लैनेट आसन नाड़ी में गए। और भी हम बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें और कॉम्बिनेशन देखें कि जो 6 लॉर्ड है, जो 8th लॉर्ड है सैटर्न एंड मार्स, वो 10th में सिचुएटेड है। D9 का 1st एंड 7th हाउस सैटर्न एंड सन एक्सेस में, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को दिखाता है। इन तमाम चीजों को गहनता के साथ अध्ययन करने के बाद एक चीज तो स्पष्ट है और एस्ट्रोलॉजिकली बिल्कुल क्लिस्टर एंड क्लियर है कि यह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी। सम्राट चौधरी बड़े विश्वासघात, षड्यंत्र के शिकार होंगे। यह सरकार कोलैप्स होगी। सम्राट चौधरी को या तो पद छोड़ना होगा या ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा कि पद छूट जाएगा। अब ऐसी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं, जीवन मरण का प्रश्न हो सकता है, जेल यात्रा का योग हो सकता है। नेगेटिव वे में अगर मैं कहूं तो ये सारे इंडिकेशंस हो सकते हैं। लाल बहादुर जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी मैं कहूंगा ईश्वर उन्हें दीर्घायु करे। तो एस्ट्रोलॉजिकली हमने आपको यहां पर एक पूरा बैलेंस वे में समझाया है कि यहां पर ये दिक्कत और ये परेशानी हमें दिखती है इस टाइम ड्यूरेशन में। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे किसी और टॉपिक पर अगर डिस्कशन करना चाहें तो प्लीज लिखें कमेंट बॉक्स में। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ईश्वर आप सबको सुखी रखे, दीर्घायु रखे। जय नीम करोली बाबा।